हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लोकेश राहुल एकेडमी। और मैं राहुल सैनी एक बार आपसे फिर से जुड़ चुका हूं और जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से समझा जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है और जो रूल्स होते हैं इनके बारे में, उनको कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से इनको आइडेंटिफाई करते हैं और किस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको लगे कि हाँ ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और पीछे रिवीजन के टाइम पे काम आ सकता है, तो आप उसे नोट करें। लेट्स स्टार्ट। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहले तो मैं आपको बता दूं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक और बोलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस इट मींस यानी कि जिन्हें देखिए आमतौर पे क्या होता है, हम इन चीजों को पढ़ चुके होते हैं कैसे जो गा गी के होते हैं, हम नॉर्मल जो मॉडल्स के साथ कहते हैं ना यूज ऑफ के साथ हम इन्हें कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन आज हम थोड़ा इनके स्ट्रेचेस यानी जो इनका स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में डिफाइन करेंगे और इनको समझेंगे। तो देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को आमतौर पर बताता हूं कि इनकी जो डेफिनेशन होती है, इनको डिफाइन करने की, सॉरी इनको आइडेंटिफाई करने की, वो क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा गी गे यानी कि गा गी एंड गे ऐसे करके कुछ शब्द आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक सेंटेंस जो है वो किस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट का है, फ्यूचर सिंपल टेंस है। देखिए किस प्रकार से, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस। हम जिसे पढ़ते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के अंदर तीन चार टाइप पढ़ते हैं, उनको पढ़ेंगे। तो देखिए बनाने का क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग अपनी विलियन सेल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो क्या है ये हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इट मींस जो हमारी टेंस को बनाने में हमारी हेल्प करती है, उसको हम कैसे यूज करने वाले हैं। तो देखिए आई एंड वी के साथ हम यूज करने वाले हैं सेल एंड अनदर, जो भी सब्जेक्ट बचता है उसके साथ यूज करने वाले विल। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो आजकल जो हम मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं उसके साथ सेल को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, यानी बिल्कुल यूज में नहीं लिया जाता है, सीधा सीधा हम क्या यूज करते हैं विल। आप लोगों ने आमतौर पे देखा होगा कि जो किताबों में हमें ऐसे करके कुछ ऐसे लिखा होता है, उसको हम अपने सेंस के अकॉर्डिंग विल का ही यूज पढ़ते हैं। तो क्या है शॉर्ट फॉर्म में इसको सीधा सीधा विल पढ़ा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार से। जैसे मैं आपसे कहूं कि तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे। बहुत इजी है, थोड़ा अजीब टाइप लग रहा होगा आपको। तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे। तो सबसे पहले तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं किस प्रकार से कौन सा टेंस है। देखिए ये आपको दिख रहा है कि जिन हिंदी वाक्यों क्रियाओं के अंत में गा गी एंड गे, तो देखिए ये क्या है, ये क्या है हमारा गे। तो इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट में क्या, क्रिया के लास्ट में याद करना है, एक बार वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है हमारा गे। तो हम कह सकते हैं कौन सा सेंटेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट बोले या फिर कहें फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। देखिए बनाने का क्या फॉर्मेशन हो, सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगे, तो सॉरी करोगे, तो करने वाला कौन, तुम। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, यू। क्लियर। इसके बाद क्या लिखना है, विल या शैल। अब इसके साथ क्या लिखना है मुझे, विल। तो यू विल याद रखने की, रिमेंबर, यू विल रिमेंबर मी। आज मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में और बताऊंगा किस प्रकार से हमारे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मुझे और जिंदगी भर, तो ये क्या है ट्रू ऑब्जेक्ट्स है हमारे, उसको कैसे सेट करना है तो मैं आपको बताऊं। देखिए उसको बनाते हैं पहले, यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ, होल लाइफ यानी तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे। देखिए आई सबके समझ में आया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा। यहाँ पर जब आई आया तो इसके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमने मी भी और होल लाइफ भी लिखा। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं हमारे टू टाइप्स के। टू टाइप्स इट मींस एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें सीधे सीधे मिल जाते हैं। सीधे सीधे से का मतलब है जो हमारे सेंटेंस में आने के बाद हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हो हमारे माइंड में। कंफ्यूजन क्रिएट का मतलब है जैसे मैंने कहा आपसे कि तुम खाना खिलाती हो, तुम खाना खिलाते हो, जैसे सीधे सीधे जिस पे काम किया जाता है, तुम खाना खिलाते हो, क्या करते हो, खाना खिलाते हो। जैसे मैंने बोला आपको तुम खाना खिलाते हो, खिलाते हो, तो सीधा सीधा खाना, ठीक है। यू फीड फूड, यू फीड फूड, यानी फीड यानी खिलाना वर्ब हो गया, और सीधा क्या क्या खिला रहे, खाना। लेकिन लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट आने के बाद थोड़ा हमें सोचने पे मजबूर हो जाए, थोड़े से सोच में पड़ जाए कि हाँ इसमें कौन सा पहले लिखा जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे, यानी जिंदगी भर, ठीक है, मुझे। अब मैं ये सोचूं कि मी जो है मैं कहां पर सेट करूं, यहां लिखूं या यहां लिखूं, यहां लिखता हूं तो कैसे और यहां लिखूं तो कैसे। यानी कि कहने का मतलब ये जब हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स हो तो यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें सीधे सीधे सेंटेंस में मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर फूड है, यहाँ पर क्या है, फूड, यहाँ पर जैसे कि होल लाइफ है, क्लियर। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वे होते हैं जो थोड़ा हमें सोचने पे मजबूर करे या फिर थोड़ा सा हमें दिमाग पर प्रेशर पड़ जाए। इन शॉर्ट वे मैं बताऊं आपको तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं मोस्टली निर्जीव होते हैं। क्या होते हैं, निर्जीव। निर्जीव जैसे कि यहाँ पर फूड, होल लाइफ, यानी जिनमें जान ना हो, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो 90%, 99% क्या होते हैं हमारे सजीव, यानी जिनमें जान हो, क्या हो, यानी कि लाइफ लाइफ हो, जिनमें जान हो, यानी बेजानदार ना हो। यानी निर्जीव क्या, जो बेजानदार हो, यानी कि कुछ भी लाइफलेस, उसे बोलते हैं हम लाइफलेस। तो इस प्रकार से हमारे टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होता है, पहला एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन्हें रखने का तरीका बताता हूं मैं आपको। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आपके पास हो, जैसे कि मैंने लिखाया अभी आपके लिए मुझे एंड जिंदगी भर, तो मी एंड होल लाइफ के बीच जब हम इनको लिखेंगे सेंटेंस के अंदर, हम इनको स्टेब्लिश करेंगे, इनको स्थापित करेंगे, तो कैसे करेंगे बच्चों, मतलब फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे अगर अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें लिखना चाहिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने का फायदा क्या है, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने का फायदा क्या है, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने का फायदा ये, पहले इनडायरेक्ट लिख दो फिर डायरेक्ट लिख दो। अगर हम इसको यहां ना लिखते, अगर हम इसको यहां नहीं लिखते, अगर हम इसको यहां लिखकर पीछे लिखते, जैसे मैंने आपको बोला होल लाइफ को पीछे कर दो, होल लाइफ और मी, सॉरी, ऐसे करके थोड़ा अटपटा सा लगे, पढ़ने में भी अटपटा लगेगा और थोड़ा ना देखने में भी। अब ये अटपटा कब नहीं लगेगा, देखिए मैं आपको सीधी सी बात कहूं, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं तो हमें यहाँ पर प्रीपोजिशंस की सहायता लेनी पड़ती है। प्रीपोजिशंस बोले तो जैसे कि आपको बाय की सहायता लेनी पड़ सकती है, विद की सहायता लेनी पड़ सकती है, टू की सहायता लेनी पड़ सकती है, ठीक है। और मोस्टली विद या टू को ज्यादा यूजफुल करते हैं हम, वो हम अपने सेंस मतलब जो वर्ड्स है उनके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, प्रीपोजिशंस के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अब देखिए, अब हम सोचें कि यार इससे तो अच्छा क्या है कि इसको पीछे ही ना ले जाया जाए, इससे अच्छा तो क्या है, इसको पीछे ही ना ले जाए, इजी वे में यूज करते हैं। इजी वे में यूज करने का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें डी आई मींस पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सॉरी आईडी, यानी कि आईडी मींस पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए लिखा है, पहले मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया फिर मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, कि ना तो किसी प्रीपोजिशन की टेंशन कि कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए, ना किसी बात की टेंशन। तो आई होप मेरे हिसाब से जब मैं आपसे बोलूं तो पहले आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, फिर बाद के बाद उसके बाद क्या लिखना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप सबके समझ में आया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे यूज करना है, किस प्रकार से इनको लगाया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, सजीव होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब जैसे मैं आपको कहूं तुम मुझे या तुम उन्हें खाना खिलाते हो, तो यू फीड देम फूड, यू फीड देम फूड।
अब इसको पीछे ले जाऊं, टू लगाऊं कि बाय लगाऊं कि विद लगाऊं, थोड़ा कंफ्यूजन है। नो कंफ्यूजन, यू फीड देम फूड। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए आपको अफर्मेटिव समझ में आया, सीधे सीधे सब्जेक्ट, आफ्टर दैट क्या विल या शैल, यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स उनको यूज करना है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताया किस प्रकार से यूज करते हैं, विल या शैल को कैसे हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हमारी रिमेंबर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर टू टाइप्स के दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट आते तो आपको अब तो लगाना आ गया होगा कैसे लगाना है, उसको उस प्रकार से सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की ओर। ठीक, जस्ट सेकंड। तो मुझे पूरी उम्मीदें हैं जिन बच्चों को अभी तक ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंसेस नहीं पता था, उनको डिफरेंसेस भी पता लग गया होगा और उनको किस प्रकार से एस्टेब्लिश करना है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं आगे नेगेटिव्स की ओर, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, पहले इसके बाद स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनको किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, और फिर उनके थोड़े जो उनसे जो लेवल से थोड़ा ना अलग हटता है। जैसे मान लो जो हमारे यूजफुल्स होते हैं, डेली अपनी स्पीकिंग टाइम में जो काम आते हैं, इस प्रकार से जो कुछ अलग से इनके बारे में दिया होता है, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। देखिए नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं सेंटेंसेस, यानी कि हिंदी में बोले तो इसको नकारात्मक वाक्य। अब देखिए कैसे, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया हमारी विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या नॉट, इसकी जस्ट बाद क्या यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोलूंगा आपसे वह छत पर पतंग नहीं उड़ाएगा, वह छत पर पतंग नहीं उड़ाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है हमारा, वह क्या है, यानी कि ही, लड़का है, जब कोई लड़का होता है तो वह शब्द के लिए ही, यानी मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, अब मैस्कुलिन जेंडर तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ही, यानी कि लड़के से बात कर रहे हैं, तो ही। विल या शैल, तो विल, क्या यूज किया विल। अब नहीं शब्द आ रहा तो नहीं के लिए क्या यूज करेंगे हम नॉट, ही विल नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि fly, he will not fly kite on the roof। ठीक है, तो कैसे यूज किया हमने सब्जेक्ट, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट अप्लाई करना है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यानी इसमें काइट है, और ये सब क्या है इसका रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को हम दूसरी बात भाषा में बोले तो कंप्लीमेंट, यानी कि वह शब्द जो हमारे वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने में हमारी सहायता करते हैं। तो क्लियर हुआ सभी को नेगेटिव। तो देखिए चलिए इंट्रोगेटिव के बारे में बातें करते हैं। इंटेरोगेटिव्स की बातें करें हम, जैसे कि हम इंटेरोगेटिव्स की बारे में चर्चा करते आए, तो हमने इंटेरोगेटिव्स के 3 टाइप्स पढ़ चुके थे क्या, हाँ 4 टाइप्स पढ़े हमने, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में एक और आता है हाउ मच हाउ मेनी जो मैंने आपको बताया, और 4th नंबर पे जो आता है हु वाला, ये हु मैंने आपको बताया था वो हुआ। तो अब हम बातें करते हैं एक करके उन सभी की। तो सबसे पहले बातें करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव में, यानी कि जब हमारा जो कोई सेंटेंस है, यानी हिंदी में बात करें तो क्या वर्ड से स्टार्ट होगा, किससे, क्या से, लेकिन इंग्लिश में बात कर देंगे अगर हमें कोई इंग्लिश में आइडेंटिफाई करने के लिए दे देता है तो हम उसके हेल्पिंग वर्ड्स से आइडेंटिफाई करते हैं, किससे, हेल्पिंग वर्ड्स से बोले हम, तो कह सकते हैं जब क्या शब्द, कौन सा शब्द, क्या शब्द आगे आए, या हम बोले क्या शब्द वाक्य आरंभ करे, जैसा आपको उचित लगे वैसे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या है हमारी विल या
शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेशन मार्क। ये स्ट्रक्चर होगा हमारे रूल का। क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा हमारे नियम का या रूल का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह यहां दौड़ेगी? क्या वह यहां दौड़ेगी? कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आ रहा है तो क्या यूज करनी चाहिए हमारी हेल्पिंग वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ड हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी? विल। क्या आएगी? विल। तो विल शी, जब कोई लड़की है तो शी विल शी रन हेयर। क्या यूज करेंगे? विल शी रन हेयर, यानी क्या वह यहां दौड़ेगी। तो आई होप सबको सिंगल इंटरोगेटिव समझ में आया। जब क्या शब्द स्टार्ट करता है सेंटेंस को तो कैसे बनाना होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेशन मार्क। जैसे कि आपको दिख रहा होगा विल शी रन हेयर। आई होप सबके समझ में आया होगा। देखिए एक और देखते हैं सीख के आधार पे। क्या तुम उन्हें पढ़ाओगे? सिंपल है, बहुत इजी। तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या आ रहा है तो सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब यानी विल यू। सब्जेक्ट कौन है इसका? यू। ठीक है। तो विल यू पढ़ानी क्या होती है? टीच। विल यू टीच देम? विल यू टीच देम यानी क्या तुम उन्हें पढ़ाओगे। तो आई होप अब तो समझ में आ चुका हो सभी को सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हमें ट्रांसलेट करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव्स की ओर। डबल इंट्रोगेटिव्स जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से उन्हें बनाया जाता है। देखिए डबल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं हमारे, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर कोई भी जब कोई कोई का मतलब वो चारों वर्ड से नहीं है, तो जब WH वर्ड यानी कि हम बोल सकते हैं WH वर्ड वाक्य के बीच में आए, कहां पर आए? तो रूल क्या होना चाहिए हमारा? तब रूल होगा सबसे पहले जो भी WH वर्ड आ रहा है सबसे पहले उससे लिखते हैं हम। जो भी WH वर्ड आ रहा है उससे लिखते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? अपनी हेल्पिंग वर्ड जो क्या है हमारी? विल या शैल। इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, जैसे मैंने आपसे बोला नंदिनी उस बाजार से कब आएगी? नंदिनी इस बाजार से कब आएगी? वो तो किस प्रकार से बताएंगे? कब कौन सा वर्ड है? कब एक हमारा WH वर्ड है जो क्या कहता है, जो तो उसका नियम क्या कहता है हमारा? सबसे पहले जो भी WH वर्ड हमारे सेंटेंस में प्रयोग किया गया है सबसे पहले उसे अप्लाई करना है, यानी कि हमें क्या लिखना चाहिए? व्हेन। क्या लिखना चाहिए? व्हेन। व्हेन के बाद अपना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नंदिनी के अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से विल होना चाहिए, तो व्हेन विल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि नंदिनी, व्हेन विल नंदिनी। वर्ब यानी कि कम, ठीक, कम फ्रॉम। जब हम दो स्थानों या दो चीजों के बीच सेपरेशन का भाव दिखाते हैं तब से के अर्थ में क्या यूज करते हैं? फ्रॉम दिस मार्केट। क्लियर? व्हेन विल नंदिनी कम फ्रॉम दिस मार्केट। आया समझ सभी को? तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो भी हमारा वाक्य है जैसे हम बोले तो जब वाक्य में हाउ मच, हाउ मेनी, विच,
whose। जब ये चारों वर्ड्स आते हैं तब क्या होता है हमारा, सबसे पहले इन्हीं को लिखा जाता है। जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूं, हाउ मच, हाउ मेनी, which, whose। हाउ मच, हाउ मेनी, which, whose प्लस इसके रिलेटिव नाउन यानी संबंधित नाउन। नाउन यानी कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। संबंधित नाउन प्लस विलिया यानी जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है। क्लियर। अब उसके बाद क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट लिखना है अपना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अगर इफ नेसेसरी यानी कि हम बोल सकते हैं इफ बच जाए, यानी बचा अगर रह जाता है रेस्ट ऑफ सेंटेंस तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद इंटरोगेशन मार्क, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूं। देखिए इस प्रकार से अगर हमारा कोई सेंटेंस आता है इन चारों वर्ड्स पे, तो स्ट्रक्चर हमारे सेंटेंस का कुछ इस प्रकार होगा, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज, संबंधित रिलेटिव जो जिस वस्तु के लिए ये यूज हुए वर्ड उन्हें लिखा जाएगा। उसके बाद अपनी सब्जेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई की जाएंगी, फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए मैं आपसे बोलूं, तुम कौन सा पत्र लिखोगे, तुम कौन सा पत्र लिखोगे। तो क्या यूज होना चाहिए, सबसे पहले कौन सी क्या होती है, विच, कौन सा विच। देखिए एक बार फिर से बता दें, हम कितना कितनी कितने, अनकाउंटेबल कितना कितनी कितने, काउंटेबल कौन सी कौन से, किसका किसकी किसके। तो कौन सा क्या होगी, विच क्या लेटर, विच लेटर। तुम कौन सा पत्र लिखोगे, विच लेटर। फिर क्या, अपनी हेल्पिंग वर्ब जो क्या है हमारे यू के अकॉर्डिंग, विल यू राइट, यानी कि वर्ब अब कुछ रह गया है नहीं रहा, तो क्या लिखेंगे, विच लेटर विल यू राइट, क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंटरोगेशन मार्क। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सभी को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूं हु वाला। ठीक है, हु वैसे बता चुका हूं मैं, एक बार फिर से थोड़ा ना एक रिवाइज टाइप में बता देता हूं, ताकि आपको क्या है ना थोड़ा ध्यान आ जाएगा हु वाले सेंटेंसेस यानी जब आते हैं तो हमें किस प्रकार का फॉर्मेशन रखना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हु वाले की ओर। यहां तक सभी के समझ में आया। चलिए देखिए, जब हु वाले सेंटेंसेस आते हैं हमारे आगे, तब हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन तैयार करते हैं और कैसे उनको ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं बोलूं आपसे, जब वाक्य में हु का मतलब होता है कौन या किसने, कौन या किसने शब्द। तो देखिए कैसे, हाँ फूड टाइप डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे हु वाले सेंटेंसेस आने लगेंगे सेंटेंस के अंदर, तो क्या होता है हम अपने अफर्मेटिव जो रूल्स होते हैं उन्हें अप्लाई करते हैं, उनकी सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं किससे, हु से। ठीक है, और देखिए कैसे, जैसे कि इसका जो अफर्मेटिव रूल था वो क्या था, सब्जेक्ट था प्लस हेल्पिंग वर्ड्स यानी विलिया सेल थी हमारे पास, फिर वर्ब थी उसकी फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यही तो था। तो देखिए अब मैंने बोला आपको कि हु को क्या कर देते, एक दूसरे के रिप्लेसमेंट कर देते, तो मैंने रिप्लेस किया हु को इधर हु, फिर अकॉर्डिंग विल या शैल। क्लियर है, विल को यूज ज्यादा कर रहे हैं हम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है, हु एक डब्ल्यूएच वर्ड है, तो क्लियर सी बात है यहाँ पर क्या आने वाला है, एक इंटरोगेशन मार्क आने वाला है बस। अब देखिए जैसे कि मैं आपसे बोलूं, उन्हें यह वस्तु कौन देगा, उन्हें यह वस्तु कौन देगा। तो देखिए अब मैंने आपको बोला कि मैंने सब्जेक्ट को रिप्लेस किया, मैं आपको देखिए कौन दिख रहा है, क्लियर है। अब इसको मैं किस अकॉर्डिंग बना के बताता हूं आपको।
तो मैंने सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग यूज किया हु को, यानी कि कौन को क्या लिखना है, मुझे पहले लिखना है। सीधी सी बात है, मैंने बोला था WH बढ़ाएंगे उनको आगे लिखते हैं, तो आगे लिखा हमने, और उनके अकॉर्डिंग क्या है विल। तो हम जो हु होता है वो सिंगुलर की तरह ही काम करता है, किसी भी सेंटेंस के अंदर क्यों ना आ जाए, तो हु विल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब यानी गिव देना होता है, गिव, ठीक, हु विल गिव। अब मैंने कहा जब आपके पास टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उन्हें कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कौन है यहाँ पर, देम, तो गिव देम, गिव देम। अब क्या बचा हमारे पास, दिस थिंग। तो आई होप सभी के समझ में आ चुकी होगी कि अगर हु वाले सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हमारे आगे आता है तो हम उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। तो सभी के समझ आया, तो किसको सेंटेंस के अंदर किसको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांस यानी एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में किसको रखना है, हु को। हु को रिप्लेस कर देना सब्जेक्ट से, आप हु को रिप्लेस कर दीजिए सब्जेक्ट से, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव हो जाता है, जैसे उन्हें यह वस्तु कौन नहीं देगा, उन्हें यह वस्तु कौन नहीं देगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर कौन सा नेगेटिव रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा तो क्लियर, यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, बस रिप्लेस करना है तो सब्जेक्ट को ही रिप्लेस करना है और कुछ भी रिप्लेसमेंट्स नहीं है। और यहाँ नेगेटिव यानी यहाँ नॉट आ रहा है तो यहाँ पर भी नॉट यूज होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में कुछ अलग से बातें, यानी कुछ है भी या नहीं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हुआ यानी जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है आमतौर पे ऐसी प्रकार से यूज किया जाता है, और जो स्पीकिंग टाइम में तो बहुत लिटरली मतलब बहुत ही इजीली यूज किया जाता है, मैं जाऊंगा, खाऊंगा, या वह करेंगे, यह करेंगे, तो इस प्रकार से यूज किए जाते हैं शब्द, तो आप आसानी से उन्हें ट्रांसलेट कर देते हैं। फिर भी मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं इसके बारे में। मैंने आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर प्लान्स जो होते हैं हमारे उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि वह अगले हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री यूएसए जाएंगे, या वह अगले हफ्ते नौकरी पर जाएगा या फिर काम पर जाएगा, ऐसे करके जब प्लान किए हुए आर्गुमेंट्स होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूचर प्लान जो अरेंजमेंट होते हैं, फ्यूचर प्लान्स। तब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही बनाते हैं उन टेंसों को, बिल्कुल बात सही है। लेकिन वो क्या है ना, मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा ना याद रहे कि अगर ऐसे करके सेंटेंस आते हैं तो आपको उन्हीं को याद ना रखें, गाय गे, थोड़ा इसको भी याद रखें। अगर फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर लखनऊ नेक्स्ट वीक, या टुमारो करके कुछ भी आ सकता है। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर लखनऊ नेक्स्ट वीक, यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अगले हफ्ते लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जो लीव्स है उसका क्या है, सेंस क्या है, उसका सेंस है जाएंगे, उसका सेंस क्या है, यानी कि वहां के लिए जाएंगे। तो विल लीव क्या है, इसका सेंस क्या है, विल लीव का है। तो मेरा यहाँ समझाने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो इसका अर्थ समझने की कोशिश करें, यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो क्या निकलने वाला है, नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते। अब देखिए इस एक मैं आपको बता दूं, इंग्लिश वर्ड्स यानी जब आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस मिलते हैं, आपको कहीं फाइंड आउट करने पड़े तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर करके फ्यूचर के टेंसेस में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट, सून, शॉर्टली, ठीक है। नेक्स्ट के बाद देखिए कुछ भी यूज किया जाता है, तो वीक है एंड ईयर है, ऐसे करके कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि इसमें फ्यूचर टेंसेस में ही यूज किए जाते हैं। क्लियर? तो आई होप सबके समझ में आया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे होते हैं, उनको किस प्रकार से बनाया जाता है, उनके किस प्रकार से स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस प्रकार से उनको भी आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा। ऑब्जेक्ट्स के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे ऑब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है और किस प्रकार से उन्हें एक सेंटेंस के अंदर एस्टेब्लिश करना है हमें।
तो चलिए बहुत अच्छे, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, आपके लिए बहुत अच्छे रोचक बात लेके आएंगे। फिलहाल इसमें ऐसा कुछ ज्यादा विशेष नहीं था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।